हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ ओपन होने वाला है 10 अगस्त से 14 ऑफ अगस्त के बीच में। दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस काम क्या करती है, सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी का सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का काम है, जिसमें कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और लार्ज और मीडियम साइज बिजनेसेस को। कंपनी दो सेगमेंट्स में बेसिकली काम करती है। पहला है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और दूसरा है नेटवर्क सॉल्यूशंस। इस दो सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सप्लाई चेन सॉल्यूशन से डेफिनेटली आप सब समझ नहीं पा रहे होंगे। तो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक ऑपरेशन सेंटर्स, इन प्लांट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, फिनिश गुड्स, आफ्टर मार्केट फुलफिलमेंट, सप्लाई चेन कंसल्टिंग और एनएस सेगमेंट यानी नेटवर्क सॉल्यूशन सेगमेंट में कंपनी ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग के ऊपर फोकस करती है। फ्रेट मतलब वही कि जो कंपनी आप जो भी फॉर एग्जांपल कोई पैकेज इनको देते हैं तो उसमें फ्रेट जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और किस किस के डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू, इसमें ओशियन, एयर, लैंड, वेयर हाउसिंग, ये सब आ जाता है। पोर्ट स्टोरेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज, TCFMS जिसको टाइम क्रिटिकल फाइनल माइल सॉल्यूशंस कहते हैं, वो सब दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड करती है इन दोनों सेगमेंट के जरिए। और अगर आगे चलते तो कंपनी को और थोड़ा बहुत समझते हैं। तो बेसिकली TVSSCS यानी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस दोस्तों सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कर चुकी है टू ओवर 10,531 एंड 8,115 कस्टमर्स ड्यूरिंग फिजिकल 2022 एंड द 9 मंथ एंडेड पीरियड December 31, 2022। यानी कंपनी ने 8,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को ओवरऑल कैटर किया है। करीबन 1044 कस्टमर्स और 733 कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली इस पीरियड के अंदर कंपनी ने कैटर किया है। दिसंबर 2022 में दोस्तों कंपनी ने बताया था कि जो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट निकलती है उसमें से इनके पास करीबन फॉर्च्यून 500 में से 72 कस्टमर्स इनके पास थे। तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में जो नाम आए थे उसमें से 72 इनके कंपनी के कस्टमर्स थे। और कंपनी ने ये भी बताया कि वाइल इंडियन कस्टमर्स इंक्लूडेड 25 यानी 25 दोस्तों उसमें से इंडियन कस्टमर्स थे। 72 में से जो 25 कस्टमर्स थे वो करीबन इंडियन थे और बाकी का बैलेंस आपको फॉरेनर यानी ओवरऑल जो भी इंडिया से बाहर के कस्टमर्स इनको देखने को मिल जाएंगे। अब डेफिनेटली आप सब समझ रहे होंगे कि फॉरेन कस्टमर्स कंपनी के अच्छे हैं, तो बिल्कुल कंपनी का ऑलमोस्ट 73% रेवेन्यू जो है वो फॉरेन देशों से आता है, इंडिया से नहीं आता है, ये पता होना चाहिए। अब इनके पास देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। इनके क्लाइंट लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज का नाम देखने को मिल जाएगा, जो ऑटोमोटिव, डिफेंस, इंजीनियरिंग, FMCG, रेल, फिर यूटिलिटीज़, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर। इसके अंदर नाम कौन है? सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, Hyundai मोटर्स, जॉनसन कंट्रोल, हिताची एयर कंडीशनिंग, अशोक लेलैंड, TVS मोटर, डायबोल्ड निक्सवॉफ, TVS श्रीचक्र माफ करिएगा। उसके बाद लेक्समार्क इंटरनेशनल, वार्ता माइक्रो बैटरी, डाइमर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स, फिर हीरो मोटोकॉर्प, मोदी केयर, पैनासोनिक। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको इनके साथ जुड़ती हुई देखने को मिल जाती है, बेसिकली इनके क्लाइंट्स है। सो ओवरऑल होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी करती क्या है। कुछ प्लस और कुछ माइनस के बारे में कंपनी की बात करते हैं। सो दोस्तों कुछ पहली स्ट्रेंथ कंपनी की बात करते हैं तो पहला ये है कि कंपनी ने क्रिटिकल स्केल पे अपने आप को ग्रो किया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, अपने स्पेस की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक मार्केट के अंदर। सेकंड ये है कि कंपनी लीडर है एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में, जिसमें कंपनी डोमेन एक्सपर्टाइज है, ग्लोबल नेटवर्क इनका काफ़ी टाइटन है और अपने आप में कंपनी का जो नॉलेज बेस है वो भी काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। तीसरी बात यह है कि जो इनका रोबस्ट इन हाउस टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चौथा यह है कि जो कंपनी का रिजिलियंट बिजनेस मॉडल है, इससे कंपनी काफ़ी सारी प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकती है। अब याद रखिएगा, बिजनेस है तो बिजनेस के साथ रिस्क भी जुड़े रहते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट रिस्क इनका आता है वो यही है कि इनकी अनरिलायबल और अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज काफ़ी बार प्रोवाइड होती है, जिसके कारण जो इनके नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं, कुछ थर्ड पार्टीज़ होती है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें डिसरप्शन आते हैं।
अब देखिए कोई भी बिजनेसेस है, जब इस प्रकार का सप्लाई चेन का बिजनेस होता है कि पहले तो आपको देखिए फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया और इसको कंपनी डिलीवर कर दिया, नहीं। देखिए उसके बीच में मल्टीपल लेवल्स आते हैं। अब उन सब के साथ आपको पता है कि अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो आपको पता ही है। तो उसके कारण मेजरली बहुत बार दिक्कतें आती है, और ये इस पूरे स्पेस के अंदर काफ़ी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के साथ है ये। दूसरा ये है कि कंपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी रिलायंट है, क्योंकि इनकी कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत आ गई, फॉर एग्जांपल आपने आपका नाम दिया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये नाम है, तो याद रखिए वो कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, वो कहाँ पे जाने वाला है, वो इनकी बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर ही तो ऐड होगा। तो अगर इनका कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिसरप्शन आ जाता है या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ जाती है, तो कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है, बिकॉज वो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन जो ऑपरेशन है उसको भी हॉल्ट कर देगा, यानी रोक देगा, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। तीसरा ये है कि इनका डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑपरेशन है, वो भी काफ़ी सारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि कंपनी का मेजर रेवेन्यू फॉरेन कंट्रीज से आता है। तो अगर दोस्तों मान लीजिए एग्जांपल, आज ये यूएस के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर डील कर रहे हैं, इन्होंने जब कोई कंसाइनमेंट लिया था, फॉर एग्जांपल वो लिया था अराउंड 79 रुपीज़ पे, ऐसे में बोल रहा हूँ, और उनको फिर देना पड़ रहा है 83 पे। तो याद रखिए जो कंपनी पे कर रही है, यानी जो कंपनी ने पैसा दिया है बाकी की कंट्रीज़ के अंदर, कंपनी ने जो कस्टमर से पैसा लिया है वो लिया है एट द रेट ऑफ मान लीजिए 81 फॉर एग्जांपल, और 83 पे कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो वो फॉरेक्स एक्सचेंज की जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे रिस्क हो सकता है। चौथा ये है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी तो डेफिनेटली कस्टमर्स छूटने का चांसेस रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए पॉइंट है। पांचवा ये है कि बहुत बार जो भी कंपनी एग्रीमेंट्स करती है वो लॉन्ग टर्म के अंदर रीन्यू नहीं हो पाते हैं। तो यह नहीं है कि दोस्तों जो कस्टमर है वो इनका काफ़ी लॉयल रहेगा। कस्टमर जो है वो टेंड्स टू मूव टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी देखिए कस्टमर को सर्विसेज ठीक लग रही होगी, उसके प्राइस के अंदर आ रहा होगा, वहाँ जा सकता है। तो इसका भी बहुत बड़ा खतरा है कि जो लॉयल है वो कस्टमर्स इनके पूरे बिजनेसेस के अंदर नहीं रहता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो होपफुली आपको ये कंपनी के रिस्क समझ में आ चुके होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपनी के फाइनेंशियल्स पे समझते हैं। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं जो कंपनी की एसेट है वो तो ठीक है, ग्रोथ हुई है, एसेट की ग्रो होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, रेवेन्यू पे फोकस करना पड़ता है। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगातार ग्रो किया है, जैसे 6792 करोड़ था कंपनी का 31 मार्च 2020 में, अब बढ़ते बढ़ते करीबन 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो 10,000 करोड़ का मार्क भी कंपनी ने टच कर दिया है 31 मार्च 2023 के अंदर। लेकिन कंपनी के दोस्तों दिक्कत आती है प्रॉफिटेबिलिटी पे। कंपनी ऑपरेशनली वाली प्रॉफिट में होगी, लेकिन नेट कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन अब जाके कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जैसे कि 248 करोड़ का घाटा था, उसके बाद 76 करोड़ का, उसके बाद 45 करोड़ का, ये घाटे थे 3 साल मतलब लगातार 20, 21, 22 तक। 23 में कंपनी ने 41.76 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, यानी कंपनी का इशू आने से पहले कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज करवाया। अब जो कंपनी के पास अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन जो कंपनी की बोरोइंग है वो करीबन 1989 करोड़ के आसपास है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का मेजर पैसा है वो दोस्तों डेट के ऊपर ही कंपनी को पैसा देना है, यानी बेसिकली अपनी डेट को कंपनी कम करने के ऊपर फोकस करेगी। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के ऊपर, यानी फर्दर इन्फॉर्मेशन पे। तो कंपनी की फर्दर इन्फॉर्मेशन यही है कि 10 से 14 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 197 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 76 शेयर्स कुल मिलाकर आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। 880 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 600 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। यानी कंपनी ये जो 280 करोड़ है ये कंपनी के पास नहीं जाएंगे। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपनी स्टेक बेचता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के तहत। बाकी जो 600 करोड़ है, कंपनी मेजरली दोस्तों इस पैसों का यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि डेट सर्विस के ऊपर फोकस करेगी। कंपनी के जो ऊपर डेट है, जो ऊपर कर्जा है, उसको कंपनी चुकाएगी इन पैसों से। बाकी इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पे होगी। कंपनी में रिजर्वेशन याद रखिएगा, नहीं जो शेयर आया है उसका रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से कि 75% इज फॉर द क्यूआईबीज, 15% इज फॉर द एचएनआईज और 10% ही रिटेल के पास रखा गया, यानी आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओनली 10% रखा गया। इंपॉर्टेंट आप समझ चुके होंगे कि 75% क्यूआईबीज के लिए क्यों रखा गया है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी। अभी हाल में कंपनी का प्रॉफिट आया, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट लगातार नहीं आया तो 75% क्यूआईबीज के लिए रखा जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होगा कि क्या इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए। देखिए जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन है। कंपनी ने अपने आईपीओ को एग्रेसिवली प्राइस दिन रखा है। क्यों रखा है ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, इनको समझ है कि आईपीओ में
जब लाना होता है तो डेफिनेटली किस अपने प्राइस को लेकर आना है, बट स्टिल कंपनी जिस प्राइस पे लेकर आई है वो डेफिनेटली ये नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए कंपनी आपको अपना आईपीओ में पैसा लगाने के लिए कहेगी। ये है कि दोस्तों ये आईपीओ ऐसा है जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म का हिसाब सोच के, कि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बन जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी देखिए एक नामचीन कंपनी है टीवीएस ग्रुप, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा ग्रुप है। लेकिन ये है कि लिस्टिंग गेन पे पैसा बन गया तो ठीक, ना बने तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग ही पैसा लगाएं जो लिस्टिंग गेन पे ना भी हो तो चलेगा। क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन पे आपको पैसा बनाना है तो ये आईपीओ शायद तक आपके लिए नहीं है। बन सकता है, मैं इसका डिनाई नहीं करूंगा कि बिल्कुल नहीं चांसेस इस पैसे बनने के, लेकिन अगर नहीं भी बने तो उस बात के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बाकी ग्रुप बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का अगर विचार है तो बिल्कुल पैसा लगाने लायक है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विचार नहीं है तो चाहे तो आप वेट भी करें। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिस्क्लेमर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आपका डिसीजन खुद लेना है, बिकॉज आपके पैसे हैं तो आपको भी अपना डिसीजन लेना आना चाहिए। एक बार करंट ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं। जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो करीबन 22 रुपये चल रही है, नहीं ऑलमोस्ट 11-12% के प्रीमियम पे अभी ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं है। 11% भी ठीक है, लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है कि आपको 11% का भी रिटर्न मिलेगा ऑन द लिस्टिंग। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग भी आपके व्यूज़ मुझे बताइए कि आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।